जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियोस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th उन्हीं के लिए साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे राजनीतिक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं साथियों। इसी के जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आया हूं साथियों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जो हमारे द्वारा बताए गए 15 से 16 क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, इसी के भीतर से आएगा। इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो मैं आपको प्रश्न दूंगा इसी के भीतर से आपके जितना क्वेश्चन पूछेंगे इसी के भीतर से आपके आएंगे, और आप लोग बनाकर इसको अच्छा मार्क्स ला सकते हो। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 10th की पूरी प्रिपरेशन एकदम आसानी पूर्वक कर सकते हो साथियों। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें हम हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में साथियों बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का लघुत्तरीय प्रश्न, जिसको लोकतांत्रिक राजनीतिक या राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, इसको हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? यानी जो सत्ता की साझेदारी है उससे आप क्या समझते हैं? आंसर क्या है? सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य देश में विद्यमान समुदाय को शासन में सहभागी बनाने से है। उसको शासन में सहभागी बनाने से है। वैध शासन व्यवस्था वही है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है, सभी राजनीतिक शक्तियों की समझदारी की व्यवस्था होती है। उसमें हम लोग उसी को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता को परिभाषित करें। क्या है सांप्रदायिकता? धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है। जो धर्म है एक समुदाय का निर्माण करता है, तो सांप्रदायिकता राजनीति का जन्म देता है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। और इस जो अवधारणा पर जो आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है, इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के लोग होते हैं, उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर, क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? तो लैंगिक असमानता लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो समानता पाई जाती है, यानी जो लिंग के आधार पर पुरुष है स्त्री है, उसके अनुसार पर महिला और पुरुष में समाज में जो विषमता यानी असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि कोई जो राज्य है उसका कोई अपना धर्म नहीं है, और धर्म के आधार पर वह नागरिकों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यानी यहाँ पे किसी धर्म को बढ़ावा चाहे किसी धर्म को बुराई नहीं किया जाता है, किसी धर्म को नीचे नहीं दिखाया जाता है। इसमें सभी धर्म को मान सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ सभी धर्म की मान्यता है। यहाँ नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और वे अपने धार्मिक विचार का प्रचार स्वतंत्र पूर्वक से कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती सूची भारत में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है। यानी समवर्ती सूची को हम लोग इस प्रकार से समझेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच वह विभाजन रहता है। और 3 सूचियां, एक होता है संघ सूची, राज्य सूची, और इसी को एक होता है उसी में एक होता है समवर्ती सूची। यही होता है सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार का कानून बन सकता है। यानी समवर्ती जो सूची है उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकता है। लेकिन जब टकराव की स्थिति आ जाती है तो केंद्र सरकार का जो कानून है वही मान्य होता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है? तो महिला एवं पुरुष के बीच लिंग के आधार पर लिंग विभेद है। इसमें महिला और पुरुषों की अपेक्षा कमजोर समझा जाता है। इसमें जो महिला को है पुरुषों की अपेक्षा कमजोर समझा जाता है तथा उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। लिंग विभेद एक प्रमुख सामाजिक समस्या बनी हुई है अभी भी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, क्या है 7 नंबर प्रश्न? संघ राज का क्या अर्थ है, अथवा संघ राज से आप क्या समझते हैं? तो संघ राज का अर्थ है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इस तरह के राज के लिए पूरे देश के लिए एक सरकार केंद्रीय सरकार होती है, और राज्य या प्रांतों के लिए अलग अलग। केंद्र और राज्य के बीच संविधान में उल्लेखित सत्ता या शक्ति का स्पष्ट बंटवारा रहता है। राज्यों के नीचे भी सत्ता के साझेदारी रहते हैं, उन्हें स्थानीय स्वशासन कहते हैं। सत्ता
इसी बंटवारे के संघराज्य या संघवाद इसको हम लोग कहते हैं, इसी बंटवारे को। अगला प्रश्न है दल बदल कानून क्या है? तो दल बदल कानून क्या है? विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया, जिसको हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दबाव समूह क्या है? तो दबाव समूह लोगों का ऐसा समूह जो अपनी आंखों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है। यानी सरकार उस पर जब ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके लिए गठन बनाता है कि इस सरकार को मजबूरन बस पर देखना पड़ेगा। यानी यह कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र को की रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ। अगला प्रश्न है दल बदल क्या है? यदि कोई सांसद या विधायक उस दल से अपना संबंध तोड़ता है, यानी विच्छेद करता है, यानी जो दल में होगा उस दल से अपना विच्छेद करता है यानी तोड़ता है, तो उसके टिकट पर वह विधायिका का निर्वाचित करता है, यानी उसी के टिकट पर जो विधायिका का निर्वाचित करता है और दूसरे दल में चला जाता है, उसे दल बदल कहते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपकरण हेतु अंगूर के कुछ वृक्षों की प्राप्ति का प्रार्थना कर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे हुए व्यवसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना। इस कारण किसानों ने इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के कुछ गांवों से हुआ, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया और किसी पेड़ को काटने से रोका जाने लगा। वह चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया चाहे भारत ने? इसका आंसर हो जाएगा भारत एक विशाल देश है, यहाँ कई धर्म, कई भाषा, कई रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्या या आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखकर भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। बहुदलीय प्रणाली होने से विभिन्न क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहे। यानी जब कानून बदला तो विभिन्न क्षेत्र के जो दल है, जिसका जो काम है वो अपने काम करने के लिए एक्टिव हो गए, तत्पर रहे, तथा इस प्रणाली को किसी एक दल के स्वेच्छाचारी या तानाशाह होने का खतरा नहीं रहता। इसमें किसी को ये नहीं होता कि मैं राजा हूँ, इसमें कोई नहीं रहता, सबके हाथ में पावर रहता है। अगला है आर्थिक अपराध क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में भारतीय द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि, उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, असमानता और असंतुलन आदि आर्थिक अपराध हैं। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर, क्या है? परिवारवाद क्या है? तो हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई, उसके ही परिजन को चुनाव का टिकट दिया जाए। यानी कोई अगर जो खड़ा होता है, जैसे कि कोई एक नेता है, वह खड़ा होता है, वह जीत जाता है और मर जाता है, चाहे हार ही जाता है, तो उसी के किसी परिजन को, उसी के घर के किसी परिजन को उसी के नाम से उसी टिकट पर उसको टिकट दे दिया जाता है। इस प्रकार को परिवारवाद कहते हैं। आज भी लोकतंत्र की एक गंभीर समस्या, यानी जो परिवारवाद है लोकतंत्र के लिए एक गंभीर समस्या है और होती ही जा रही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र क्या है समझेंगे हम लोग। लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है तथा आर्थिक आदर्श है लोकतंत्र। अगला जो लास्ट नंबर प्रश्न है इस राजनीतिक शास्त्र का आपका, यहाँ तक मैंने 15 प्रश्न के बारे में बात कर ली है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे दोस्त बिहार बोर्ड वाले जितने सभी स्टूडेंट हैं सभी के लिए वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी में से आपको प्रश्न आ जाएंगे मेरे साथियों, ठीक है। ये सब प्रश्न को आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं 16 नंबर, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? तो आंसर क्या है? आतंकवाद देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। इससे देश में शांति और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलगाव और नकली गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इन गतिविधियों से आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और लोगों का शांति भंग हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए क्या है? तो आतंकवाद लोकतंत्र के लिए क्या है? तो चुनौती है मेरे दोस्त। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा
आप अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, जिससे आपकी अच्छी मार्क्स आए, अच्छे नंबर से आप पास हो। इस तरह से और जो सब्जेक्ट है इसका बच जाएगा, सभी सब्जेक्ट का वीडियोस आपको आते रहेंगे साथियों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब ना आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताते रहिएगा मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।